गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज एक्चुअली ये जो हमारा जो सेशन है वो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है एंड डोमेस्टिक वायलेंस आई नो हम सब लोग काफ़ी रोज एक्चुअली डील करते हैं एंड आई नो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्चुअली डीलिंग विद दीस इश्यूज सो दे नो व्हाट एस्पेक्ट्स आर देयर। एक्चुअली जब हम वायलेंस अगेंस्ट वीमेन की बात करते हैं तो दो स्फीयर है, एक जो डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल वायलेंस। जो सेक्सुअल वायलेंस का है वो हमने देखा इससे प्रीवियस सेशन में एंड दैट इज व्हेन इट अफेक्ट्स द इंटीमेट बॉडी। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो हमारा इंटीमेट स्पेस जो घर के अंदर होता है वो अफेक्ट हो रहा है एंड इन सब में जो फैक्टर है वो की फैक्टर है कि वो जो विक्टिम है वो वुमन है और अब्यूजर जो होता है जो फैमिली मेंबर्स होता है एंड इसी में वो इतना सारा डिफिकल्टी होता है क्योंकि अब्यूजर फैमिली अगेन जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं जो पब्लिक डिस्कोर्स में डोमेस्टिक वायलेंस यूजुअली हमेशा हस्बैंड और वाइफ के ऊपर चर्चा होता है और उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है और उसके ऊपर एक्शन लेने में बहुत जल्दी भी हो जाता है, ले लेते हैं। लेकिन जब वो एक्शन पेरेंट्स करते हैं या फैमिली खुद का जो फैमिली मेंबर्स करते हैं वहां पे इवन पुलिस और इवन कोर्ट्स काफी रिलक्टेंट होते हैं एक्शन लेने में एंड ये सब तो एक्चुअली डोमेस्टिक वायलेंस में हम अगर देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिर्फ वो ही नहीं है, दूसरे लॉज भी हैं जैसे मर्डर, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड, अगर आईपीसी सेक्शंस आता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आता है, फैमिली कोड के अंदर जो लॉज आते हैं वो सब आ जाते हैं। ओके, नाउ डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो एक ओवरव्यू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो मेनली डोमेस्टिक वायलेंस लॉ के बारे में हम बात करें तो मेन जो चीज होता है उसमें एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर आता है और एक मैजिस्ट्रेट। ये तीन लोग यहाँ पे की फंक्शनरीज है और यहाँ पे आज सुबह जब बात कर रहे थे प्रोटेक्शन ऑफिसर का, जो व्यक्ति है जो विक्टिम है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास आता है, कंप्लेंट होता है, उसके हिसाब से प्रोटेक्शन ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के पास भेजता है या सर्विस प्रोवाइडर के पास भेजता है एंड सर्विस प्रोवाइडर उसके हिसाब से अगेन काउंसलिंग के हिसाब काउंसलिंग देता है या मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर होता है या लीगल सर्विस प्रोवाइडर जो नेसेसिटी उसको होता है उसके हिसाब से वो भी काम करते हैं। ओके, और इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के हिसाब से हमको क्या मिलता है? प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मिलता है, रेजिडेंस ऑर्डर्स मिलता है, मॉनिटरी ऑर्डर्स मिलता है, कॉम्पेंसेशन ऑर्डर्स मिलता है ना। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हम इसीलिए इतना इम्पोर्टेंस इसको देते हैं क्योंकि ये सारे ऑर्डर्स एक ही नियम में हमको मिल सकता है, राइट। आज सुबह फ्लेविया मैडम बोल रही थी कि आजकल ऐसा होता है कि मतलब मेंटेनेंस के हिसाब से मेंटेनेंस के लिए जाते हैं। नाउ प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, अगेन ये प्रोटेक्शन ऑर्डर्स क्या होता है कि हस्बैंड या फैमिली खुद का फैमिली हमको घर से निकालने की कोशिश कर रहा है, हमको मारपीट कर रहा है तो हम इमीडिएटली मैजिस्ट्रेट के पास जाकर प्रोटेक्शन ऑर्डर लेना है, लेकिन उसके लिए हमको मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है। नाउ 90% हमारे एक्सपीरियंस में 90% ऑफ द औरतों को ये कोर्ट में जाने का झंझट नहीं, कोर्ट में जाने में उनको तकलीफ होता है क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग कोर्ट जाएंगे तो हमारा फैमिली बिखर जाएगा, हमारा डाइवोर्स के लिए हो जाएगा, लेकिन और या हस्बैंड डाइवोर्स के लिए फाइल करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमको लगता है कि क्योंकि काउंसलिंग तो ठीक है, उसमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, सर्विस मतलब हॉस्पिटल जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, उसमें सब कोर्ट का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमको प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए तो उसको वो मैजिस्ट्रेट से ही मिल सकता है और मैजिस्ट्रेट मतलब कोर्ट, मैजिस्ट्रेट मतलब वकील, मैजिस्ट्रेट मतलब वो पूरा कोर्ट लीगल प्रोसेस। तो फिर हमको उनको समझाना पड़ता है कि देखो तुम्हारे घर में तुम्हारा मारपीट हो रहा है, तो एक पूरा जो एक प्रोसेस होता है कि उस औरत को हमको समझाने का, उसको एम्पावर करने का, वो प्रोसेस वो
उस औरत से बात करके उसका जो एक्चुअल चीज है उससे समझने के बाद ही वो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर समझ लो वो आई और इमीडिएटली कि एक ऐसा केस अभी हम कर रहे थे, वो उस औरत को उसके हस्बैंड ने बहुत बुरी तरह से मारा, बहुत बुरी तरह से मारा, मतलब चाकू के पीछे से मुंह पे मारा, उसको उसके बच्चे मतलब 5 साल के बच्चे, 1 साल का बच्चा, इन दोनों के सामने उसकी मारा पीटी हो रही है। एंड उसके बाद भी वो नहीं चाहती कि वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे, क्योंकि अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट होगा तो उसको अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि उतना ऑफेंसेस है, उतना इंजरीज है। उसका मेन कंसर्न यही है कि अगर मेरा हस्बैंड जेल में जाएगा तो मेरे और मेरे बच्चे का खर्चा कौन देखेगा, क्योंकि वो नौकरी नहीं कर रही, काम पे नहीं जा रही, बच्चे छोटे हैं इसलिए वो काम पे नहीं जा सकते। तो उसका एंटायर, तो ये हमने बोला नहीं आप एक काम करो, और ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है उसका, उससे पहले भी 498 हुआ है उसका। एंड फिर भी उसी ने जाकर मैजिस्ट्रेट से बोलकर कि नहीं मेरा हस्बैंड ठीक है बोलकर वो केस विथड्रॉ करा चुकी है। तो पुलिस भी एक्चुअली कंप्लेंट केस लेना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो बोलते आप कितना सारा कंप्लेंट करते हो, आप वापस ले लेते हो, फिर क्या फायदा कंप्लेंट करके। लेकिन वो डिलेमा हम लोग को भी है, क्योंकि वो अगर तो फिर हम बोल रहे हैं अच्छा ठीक है। फिर उस दिन रात को वो बोल रही थी कि मैडम अगर कुछ नहीं हुआ, पुलिस भी कुछ नहीं करेंगे तो मैं उस आदमी को मार डालूंगी। तो इतना वायलेंस वो फेस कर चुकी है, उसका एक्सट्रीम इफेक्ट ये है। लेकिन इस इवेंचुअली उसको ये करना है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए, उसको उस घर में रहना है, क्योंकि उसके सेविंग से बना हुआ वो घर है, हस्बैंड के नाम पर घर है। इवेंचुअली हमने ठीक है बोला देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप उस घर में रह सकते हो, उसको अरेस्ट नहीं होगा, आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के हिसाब से प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लो ना। यहाँ पे भी वो डायनामिक्स ये है कि ये औरत है, 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, शी लुक काफी मतलब वो वोट सारा विजिबल था। तो इसीलिए वो मैजिस्ट्रेट को इमीडिएटली देखने के बाद सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो हमने जो कंप्लेंट लिखकर दिया था उसके हिसाब से डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के बेसिस में कोर्ट ने उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर दे दिया। उसके हिसाब से वो घर चली गई। घर जाने के बाद उसने मारा पीटा नहीं, लेकिन उसने हस्बैंड ने ये बोला कि अगर मैं तुमको मारूंगा तो भी जेल जाऊंगा, अगर मैं तुम्हारा खून करूंगा तो भी मैं जेल जाऊंगा, तो इससे अच्छा है ना कि मैं तुम्हारा खून करके चले जाऊंगा। दैट तो वो बोले मैडम मैं ये केस विथड्रॉ कर लूं, दोनों केस मैं विथड्रॉ कर लेती हूँ, मुझे पुलिस केस नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं विथड्रॉ कर लेती हूँ। इमीडिएटली वो होता है। तो हमने बोला नहीं आप थोड़ी देर आराम करो, डोंट वरी, हम लोग वो सब काउंसलिंग जो कुछ करना है उसको बुला लेंगे, वो सब करके कर लेंगे, वो प्रोसेस चल रहा है। लेकिन ये जो बात जो मैं ये सिचुएशन इस केस के बाद में ये बोल रही थी वो यही है कि एक औरत को लॉ आ गया है, लेकिन लॉ आने से डजंट मीन ऑटोमेटिकली वो लेडी एम्पावर्ड हो गई। वो उस औरत को हमको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा वो जो काउंसलिंग जो होता है वो काउंसलिंग उस हिसाब से कि शी इज एम्पावर्ड टू एक्चुअली डू दैट, फाइट दैट केस एंड टू एक्सप्लेन टू हर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो, बिकॉज हम उसके घर में नहीं रह रहे। शी नोज व्हाट इज द सर्कमस्टांस और वही उसी को ही फेस करना पड़ेगा। अगर वो उस घर से निकल गई, अगर शी इज गोइंग अवे फ्रॉम द मैरिज, उसी को ही फेस करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे जाए। हमने उसके फादर, हमने बोला तुम एक काम करो, तुम अपने पिताजी को बुला लो। नहीं मैडम हम अपने पिताजी को बुलाना नहीं चाहते, क्योंकि वही उनके सामने ही मेरे को मारा है, तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो ठीक है रिलेटिव्स किसी को तो बुला लो, क्योंकि अगर हॉस्पिटल जाना है, ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स अगर देखा जाए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर she has that option to go to the medical service provider, get her wounds examined, वो सब नोटिफाई कर सकते हैं। लेकिन वो 2 बच्चों के साथ अकेले हॉस्पिटल में कैसे जाएगी? बच्चों को कौन देखेगा? उसका वुंड्स अगर नोटिफाई करना है, रिकॉर्ड करना है, तो वो अकेले विदाउट कोई हेल्प, विदाउट कोई बाइस्टैंडर, ये 5 साल और 2 साल के बच्चे के साथ वो कैसे हॉस्पिटल में रहेगी?
उसके मन में वो भी चिंता था, तो वो हॉस्पिटल जाने के लिए भी वो रिलक्टेंट थी बिकॉज। एंड इसमें एक और बात यह है कि उसने ये शादी किया था अगेंस्ट हर पेरेंट्स विशेस, सो हर फैमिली सपोर्ट वाज आल्सो वेरी नेग्लिजेंट। तो ये सारे इश्यूज अगर आप if you are not really understanding the circumstance of her reluctance, आप एक रेगुलर लॉयर हो और रेगुलर लॉयर के पास आप जाओगे, रेगुलर लॉयर को तुम डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करो, तुम डाइवोर्स फाइल करो, तुम क्यों इसके साथ रह रहे, अगर इस आदमी के साथ रह रहे हो। बट ये डायनामिक्स इज समथिंग व्हिच हैज टू बी अंडरस्टूड एंड क्लियरली उसके हिसाब से वी हैव टू अप्रोच। And domestic violence act gives us that opportunity, but it also requires the lawyer to also apply their mind, the protection officer to apply their mind कि किस हिसाब से उसको डील करना पड़ेगा करके। एक और actually case which I want to, I mean like I know everyone else will be also talking about it, but this is something which relates to parental home violence. Now again parental home violence में this girl was married against her will, मुस्लिम फैमिली की थी। तो अगेन आप देखोगे मुस्लिम फैमिली में हमारे स्टेट में भी लाइक इज वेरी कंजर्वेटिव, तो फोर्स करके इससे शादी करवाया। शादी कराने के बाद वो 2 महीने उस आदमी के साथ रही। शी डिड नॉट, क्योंकि उसके मन से शादी नहीं कराया, शी लाइक समवन एल्स, उन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशंस नहीं था। तो सेक्सुअल रिलेशन बिकॉज वो हस्बैंड ही ट्राइड टू, वो मान नहीं रही थी, वो हस्बैंड वायलेंट हो गया, उसने मारने की, उसको चेयर उठाया, उसको मारने की कोशिश किया, वो घर से निकल गई। ओके, नाउ मैं ये आपको ये बोल रही हूँ, वो घर से निकल गई, वो अपने घर आई, उसको घर में उसके पेरेंट्स, उसकी माँ थी, उसकी ननद थी, उसकी बहन थी। वो लोग बोल रहे थे मैडम कि 2 महीना इस आदमी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हुआ, तो जाहिर है वो आदमी गुस्सा होगा, तो इसीलिए तुम वापस चले जाओ, तुमने उससे शादी किया है, तुम वापस चले जाओ, तुमको समझना चाहिए वो तुम्हारा पति है, यू हैव टू गिव व्हाटएवर। So she was not able to, and the next day the in-laws were coming to actually take her, and according to her family, ये जो in-laws है very nice family, 5 बार नमाज करते हैं, लड़का अच्छा है। देखो 2 महीने तक उसने उस लड़की को कुछ नहीं किया, बस अल्टीमेटली बिकॉज ही कुड नॉट कंट्रोल, उसने ये ट्राई वो किया था, तो वो ही इज ऑल्सो वेरी नाइस पर्सन। तो इसके हिसाब से वो गए ना। इस लड़की का हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जा सकते हैं क्या? पेरेंटल वायलेंस है ना। बोथ हर फादर एंड हर ब्रदर वेर नॉट हियर, mother and sisters were trying to send her back to the house. She decided कि she doesn't want to stay in the house. हमारे यहाँ पे एक्चुअली है, हमारे यहाँ पे ऐसा है कि we have this domestic shelter homes है, हमने shelter home में भेज दिया for domestic violence victim. We sent her there, she stayed there. Then she was an educated girl, so she got a job also, so immediately she moved back. Now issue ये था कि when we had to file a case, we could not file against the mother. We cannot file against the sister. Who is going to be the respondent? Now, one of the respondent is the husband. But the most violence is happening in the house. And the father and respondent is always a male. So, how are we going to do it? Luckily for us, the brother also came and the brother also killed her. So, immediately हमको protection officer के पास गए and ब्रदर के नाम पे डाला और हस्बैंड के नाम पे डाला, एंड देन दे वर स्कैर्ड, एंड देन ठीक है वो कर दिया, एंड देन वी केस लाइक इट वेंट, इट डिडंट गो, द मैटर गॉट सेटल्ड, द हस्बैंड आल्सो सेड आई वांट टू डिवोर्स नाउ, एंड द ब्रदर सेड कि यू विथड्रॉ द केस, वी विल नॉट इंटरफेयर इन योर मैटर एनीमोर एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड देन शी इज स्टिल फेसिंग दिस थिंग कि द प्रेशर फ्रॉम हर फैमिली कि you go back to the house, but she is still holding back only because she has a job right now and she is working. And the
condition which her father from Gulf gave was that she leaves her job, she goes and stays in the house. They allow her to work, but she cannot. They'll allow her to study, but she cannot go for work. She decided to stay, but in where she is right now working in a hostel, she decided to take that choice. But that was a very difficult choice for her to take it because none of her family was supporting, and the husband's family she was not really bothered because she was not interested in going back there anymore. Now these are two aspects, with two cases which I am talking about, where we can actually see how domestic violence acts we are trying to, how we have to strategize and implement. And uske hisab se I was just like, some of the recommendations which I feel should be there was, one, the state should be made responsible for its inaction against domestic violence, because if suppose action is not being taken, police station mein jaakar complain kare, they do not do anything, or even when they say police officer, the police officer has actually is supposed to refer the case to the protection officer. That doesn't happen. They just do it in their own name, immediately अपने आप से करते हैं. Then there needs to be a conscious intent on the part of the lawmakers and the government to ensure stoppage. How? Because lawmaker or an executor who is himself engaging in domestic violence may not really do anything, because अरे घर का झगड़ा है, लेकिन he would मैं भी अपनी बीवी को पीटता हूँ, मैं भी अपने बच्चे को पीटता हूँ, domestic violence होता है क्या? How can we do that? I mean, क्या मैं एक्शन करूँ, बेचारा अच्छा आदमी होगा. There has to be adequate budgetary support. Now that is very important, which even Flavia raised in the morning, because if a protection officer is not getting that infrastructure, he or she is not going to be inspired to do anything from अपने pocket से money कौन निकालना चाहेगा. And only if budgetary allocation is given, the seriousness of the lawmakers in combating the issue of domestic violence can be gauged. क्योंकि पैसा देंगे तभी तो action होगा. And there has to be more shelter homes, hostels which can accommodate single women and also women with children. Then there has to be a team of mental health professionals who should be appointed as service providers, which is not there, at least in Kerala. Mental health professionals का एक वो होता है, because these women who've been facing domestic violence for a long time, there are psychological consequences. They need that dedicated, concentrated counseling has to be there. That if exact aspect is not really dealt with, you have counselors, but all counselors may not understand this aspect. Then legal service providers should be given specialized training on dealing with the domestic violence victim, not like as a client and a lawyer. Because they should understand the social milieu of the victim and must be gender sensitive. Again, counselors have to be gender sensitized, and gender sensitization training should be a serious affair, not like a government side program work like I think Maria was talking about this gender sensitization trainings which we had in Kerala. We were one of the first states to actually have across the training of all stakeholders, which included lawyers, judiciary, protection officers, everyone. But that gender-based training was very only in few places. Then we had, for namesake, on every August 15th also we had this training. But we had these judges who did not have any concept about gender coming and talking about, gender. And there has to be a constant monitoring, review and feedback of the protection officers, service providers and law enforcing agencies and judiciary to kind of bring about changes. Presently, protection officers are acting more as a licensed officer, but they have to be given specific, the spirit of the legislation needs to be made to understand by them. They should be given a specific, they should know how to prepare a safety plan. As to like one lady who is coming directly to the protection officer, how they can actually, what they should do to actually help the woman feel safe. And gender training should start in school upwards, and it should not be mixed. Domestic violence cases should not be mixed with other cases. That is also something which we need to look at. Thank you.
सबको नमस्कार। मैं सच्ची कुमारी झारखंड से हूँ और कई महिला संगठनों के साथ जुड़कर काम कर रही हूँ और नाओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसकी स्टेट कन्वीनर भी हूँ। मुझे PWDB एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जो चैलेंज है उसके बारे में बोलने के लिए बोला गया है। तो एक चैलेंज तो अंडरस्टूड है, वह चैलेंज है कि अगर हम सीडो को लैंडमार्क माने तो सीडो के होने के बाद, इस कन्वेंशन के होने के बाद, इस कानून को मिलने में लगभग 1.5 डिकेड लग गया। तो हम कानून मांगने के लिए कितने वर्ष लगाते हैं, संघर्ष करते हैं, और कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए और कितना टाइम हमको और संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये तो चैलेंज है ही हमारे देश में, सभी कानून के संदर्भ में। और ऐसा लगा PWDB एक्ट आने के बाद हम इसको एक तरह से सोचते हैं कि अभी के समय में झारखंड संदर्भ भी देखे या देश के कई और राज्यों में भी देखे, मुझे थोड़ा सा उड़ीसा, बिहार, झारखंड का एक्सपीरियंस है। बाकी और जगहों में क्या हो रहा है इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर उतना मैं अवेयर नहीं हूँ इस मामले में। लेकिन इन जगहों पर अगर हम देखें तो इसके आने के बाद एक उम्मीद बंधी थी, जैसा कि और लोग भी कह रहे हैं कि अब हमें ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ इक्वालिटी या प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ इक्वालिटी के साथ नहीं रह करके प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर ऑफ इक्वालिटी का माहौल मिलेगा इस कानून के आने के बाद। कानून इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है तो ये चीज कहाँ से होगा। एक चीज ये भी था कि अब जिसको जो हम कहते हैं कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और डोमेस्टिक वायलेंस एक बड़े हिंसा की शुरुआत है और रूट कॉज मानते हैं हम लोग। तो ऐसा भी लगा था कि जो हिंसा माइंडसेट, बिहेवियर, एटीट्यूड और बिलीफ सिस्टम के द्वारा चलाया जाता है, शायद उसमें कुछ कमी आएगी, ऐसा हम लोगों ने महसूस किया था। तो अभी तो लगता है कि फाइल के लिए एक ऑर्नामेंट बन गया है, लेकिन हम अभी भी उसको वेपन मानते हैं और वेपन मान के इसके यूज के लिए हम तैयार हैं। झारखंड के संदर्भ में अगर हम देखें तो जैसे ही ये एक्ट आया तो एक नोटिफिकेशन हमारे चीफ मिनिस्टर ने जारी किया और CDPOs को POs बना दिया। POs बनाने के बाद उनकी कुछ ट्रेनिंग्स हुई जो सिर्फ प्रोविजन पर बात किया, लेकिन प्रोसीजर पर बात नहीं किया। तो कैसे और दूसरी तरफ उनका जो जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए था या जेंडर के मामले में पर्सपेक्टिव बिल्डिंग ट्रेनिंग होना चाहिए था, वो पर्सपेक्टिव बिल्डिंग ट्रेनिंग उनके बीच नहीं हुआ। दूसरी बात कि CDPOs ऑफ द रिकॉर्ड, वो रिटर्न में नहीं दिया है CDPOs ने, लेकिन सभी CDPOs कहते हैं कि हमें ये एक्स्ट्रा बर्डन नहीं चाहिए। तो उसका मतलब है कि हमारे यहाँ POs कोई नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। दूसरी बात कि अगर ये लॉ है तो फिर इसके लिए स्टेट को एक गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए थी और इसके मॉनिटरिंग के लिए कोई बॉडी बनाना चाहिए था, लेकिन ये दोनों चीजें ही नहीं है। अगर हम कभी हमने 2010 में एक सैंपल सर्वे किया और 5 जिलों में कि कितने DIR फाइल हुए हैं या CDPOs क्या कर रही हैं, तो ये निकल कर आया कि 15 जिलों में 46 DIR 2010 में फाइल हुए थे। जब हम लोगों ने तो जो हमारा क्वेश्चनियर था उसमें पूछा कि ये DIR पर क्या प्रोग्रेस है, तो CDPOs ने जो बताया था कि हमारे पास ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है और ऊपर से कोई ऐसा आदेश नहीं है, हमारे पास कोई चिट्ठी हमारे पास नहीं है, इसलिए जब DIR आता है तो हम DIR को अपने प्रोग्राम ऑफिसर को दे देते हैं। अब प्रोग्राम ऑफिसर क्या करते हैं हमें नहीं मालूम है। बहुत आगे तक हम इसको नहीं देख पाए, लेकिन क्योंकि हमारा मकसद ये था कि DIR कितने फाइल हुए हैं और CDPO कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं, ये चीज हमको देखना था, इसलिए हमने सिर्फ उसमें नहीं देखा। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि इस एक्ट के आने के बाद हमारे राज्य में महिला थाना का गठन हो गया और महिला हेल्पलाइन शुरू हो गया, जो कि अभी सभी जिलों में नहीं है, लेकिन ये चल रहा है अभी। अब महिला थाना का हम रोल देखें
महिला थाना सिर्फ काउंसलिंग का काम करती है, वो FIR दर्ज नहीं कर सकती है। जो भी केसेस आते हैं उसमें वो काउंसलिंग करना, फैक्ट फाइंडिंग नाम की कोई चीज नहीं है। कभी भी महिला थाना के कोई लोग जाकर फैक्ट फाइंडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में पहले से बोल रहे हैं, इसलिए मैं ये नहीं इस पर ज्यादा नहीं बोल करके। एक चीज तो जरूर है कि कोई भी महिला के साथ अगर कोई हिंसा होती है तो जो इमीडिएट हम उसका मैनिफेस्टेशन को देखते हैं तो वो लगता है कि कोई दूसरी चीज है, लेकिन जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो तह में जाकर के हमको पता चलता है कि हिंसा की सिचुएशन में, वायलेंस की सिचुएशन में वो कितनी सालों से गुजर रही है। और कई ऐसी चीजें निकल के आती हैं जो देखने वाली चीज होती है, जिसको कि कानून के दायरे में भी लाने की बात होती है। तो फैक्ट फाइंडिंग हम नहीं करेंगे, हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो फिर हम कैसे इसका केस बनाएंगे, क्या करेंगे? अगर इंजरी हुआ है तो लिखेंगे इंजर्ड है, अगर घर से निकाल दिया गया है तो कहेंगे कि अभी वो शेल्टर प्लेस है, इतना कहेंगे। तो ये एक चीज स्थिति बनी हुई है, लेकिन इन जगहों पर थोड़ा बहुत सपोर्ट तो मिल रहा है। और जहां तक PWDB एक्ट में TIR के इसके इम्प्लीमेंटेशन को लोग कैसे यूज कर रहे हैं लोग स्टेट में, इस मामले में जो हम लोगों को मोटा मोटी आइडिया है वो ये है कि जो लॉयर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, सीधा ये जो CDPO के और सर्विस प्रोवाइडर के चैनल से केस जाना चाहिए था मजिस्ट्रेट के पास, उस तरह से ना जा करके ये वैसे लॉयर्स के माध्यम से जा रहे हैं जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं या जेंडर सेंसिटिव है और जिनको PWDB एक्ट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। तो ऐसे में कुछ केसेस जा रहे हैं PWDB एक्ट के तहत। थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी सिचुएशन भी है कि जब ये सिस्टम फंक्शनल नहीं है तो कोई भी महिला सीधे अपने नजदीक के थाने में जाती है, कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाती है। पुलिस स्टेशन में डिनायल का केस बहुत ज्यादा है, पुलिस इंटरटेन ही नहीं करती है, यहाँ तक कि PWDB एक्ट है ये बताना भी वो जरूरी नहीं समझती है। तो एक तो ये सिचुएशन है कि अगर महिला आती है कि सिर्फ हमको हिंसा के सिचुएशन से मुक्ति चाहिए तो पुलिस के लिए मामला बनता ही नहीं, क्योंकि पुलिस को बड़ा केस चाहिए। वो खुद उसको प्रोवोक करती है कि तुम डाउरी का केस बनाओ, मारपीट का बनाओ, इसका बनाओ। एक तो ये सिचुएशन है। और दूसरा चीज है कि अगर छोटा मोटा कोई केस बड़ा केस आ रहा है तो भी कई मामलों में कि जाओ महिला थाना जाओ, तुम्हारे लिए तो महिला थाना है। अब जब से ये एक्ट आया और महिला थाना और WHL की स्थापना हुई, तब से महिलाओं के लिए एक बड़ा लॉस है। वो लॉस ये है कि पुलिस अपनी जिम्मेवारी अब महिलाओं के संदर्भ में, चाहे वो IPC के ऑफेंसेस हो चाहे कुछ भी हो, पुलिस अब इंटरटेन महिलाओं को नहीं करना चाहती है। पहले तो एक स्कोप था कि महिलाएं थाना के अंदर जाके अपने पुलिस ऑफिसर से बात करती थी, केसेस दर्ज कराती थी, लेकिन अब वो स्कोप भी नहीं दिखता है बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब कि जब भी हम औरतों के लिए कोई एडिशनल लॉ या कोई सपोर्टिव लॉ आता है तो हमारा स्टेट उसको आइसोलेशन में देखता है, उसको फिर तब क्या होता है कि इससे बड़े बड़े कानून तो पहले से है हमारे पास, तो अब आप एक ऐसा कानून जिसमें काउंसलिंग एक बड़ा फैक्टर है और सिक्योरिटी एक बड़ा फैक्टर है, कॉम्पनसेशन और ये एक बड़ा कंपोनेंट है, तो आप सिर्फ इन चीजें पे कन्फाइन करके और तो रख देना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन अभी बनी हुई है। ट्रेनिंग के नाम पर 2-3 ट्रेनिंग WCD के तरफ से कराए गए, पुलिस के साथ भी, विमेन कमीशन के तरफ से ICDS के CDPOs के लिए, सुपरवाइजर्स के लिए। लेकिन इसमें भी बड़े मजे की बात यह है कि ये स्टेट में अलग से इसके अवेयरनेस के लिए, चाहे इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक पैसा भी सेपरेट बजट नहीं है, एक नया पैसा भी सेपरेट बजट नहीं है।
ये होता कब है, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है और WCD के पास कुछ पैसे बच जाते हैं, तब थोड़ा सा पैसा दया के रूप में 15-20 लाख रुपए एलोकेट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग हल्ला गुल्ला करेंगे ना, अगर नहीं होगा तो हम लोग हल्ला गुल्ला करेंगे, तो फिर ट्रेनिंग के नाम पर खाना पूर्ति होती कि प्रोविजंस क्या है, लेकिन प्रोसीजर क्या है और हम कैसे हैंडल करेंगे केसेस को। और अभी भी इसको कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ नहीं देखा गया। महिला संगठन अलग, काउंसलिंग सेंटर अलग और पुलिस स्टेशन अलग, हेल्पलाइन, वुमेन सेल्स, जेंडर रिसोर्स सेंटर, ये सारे चीजों को एक साथ मिलाकर जो कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम होना चाहिए, ये काम कहीं भी स्टेट में नहीं दिखता है। तो ये सब ये हमारे लिए तो चिंता की बात है। मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि कानून मांगने के लिए भी उतने ही लड़ो और कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी उतने ही लड़ो, जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, नेशन की है, हमारी नहीं है। हम करते हैं मानवता के नाते, हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम करते हैं, पर हम काम तो उनका कर रहे हैं। तो अंतिम जवाबदेही जिसको हम कहते हैं वो स्टेट की है, नेशन की है, और हम उसके लिए कैसे उसको बातें करें, क्योंकि ये कानून दे करके स्टेट ने या नेशन ने हमारे लिए कोई दया या सहानुभूति का काम नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही शुरू से, जहाँ की डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंस हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो बस मैं इतनी कहकर अपनी बात। नमस्कार, मेरा नाम गार्गी है। मैं स्वयं नाम की एक वीमेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता से आई हूँ। स्वयं पिछले 19 साल से वायलेंस अगेंस्ट वीमेन के ऊपर काम कर रहे हैं और एज ए केस वर्कर जैसे जो चैलेंज PWDB के फॉलोअप करने में कोर्ट, PO और अलग मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ हमको होता है, वही मैं शेयर करना चाहती हूँ, और जो डिलेमा भी होते हैं। पहले तो हमने ये देखा कि हर जैसे सब जना ने बोला वैसे कि बजटरी एलोकेशन नहीं है। इस जो लॉ का खासियत है ये 60 डेज में खत्म होना था, इसीलिए इस लॉ का सबसे बड़ा इसका क्या है, इसका इम्पोर्टेंस है। लेकिन जब बजट नहीं होगा तो ये थियोरी में ही रह जाता है। इसका क्या हुआ, क्विक डिस्पोजल नहीं होता है, फिर उसके बाद जो शेल्टर होम है, जो लीगल एड है, जो मेडिकल है, सब रुक जाते हैं। दूसरा जो हमने देखा, प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ हम काम करते हैं। वेस्ट बंगाल, मैं जो बोल रही हूँ, जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, वो वेस्ट बंगाल की है। वेस्ट बंगाल में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स है एंड देयर एजुकेटेड, सब MSW है, और हमारे प्रेशर से ऐसे भी हुआ कि 2 बड़े जिले में 2 प्रोटेक्शन ऑफिसर भी आए हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, जब उनके साथ बात करते हैं, कि उसका अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है, उसके और भी कुछ चाहिए जो उनके पास नहीं है। दूसरा जो है, जब केस एक बार फाइल हुआ कोर्ट में, ठीक है, DIR उन्होंने दिया, उसके बाद केस का क्या हुआ, लास्ट में जाके केस का क्या हुआ उसको पता तक नहीं चलता। तो जब भी हम PO के साथ बात करते हैं, PO लोग बोलते हैं कि हमको पता नहीं था है कि वो केस में क्या हुआ, ठीक है, कोई एक लिंकिंग नहीं है कोर्ट के साथ PO का, ये भी होता है। तीसरा जो हमने देखा, जो लॉयर्स के साथ बात करते हैं, तब बोलते हैं हमारे वेस्ट बंगाल में ये हुआ कि DIR रिपोर्ट मैंडेटरी हो गया मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, लेकिन हम